संस्कृताय सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं दीपक तिवारी आपके लिए आपके समक्ष लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं सामान्य संस्कृत पाठ्य पुस्तक दूर्वा का चतुर्थः पाठः सुभाषितानि का द्वितीय भाग। प्रथम भाग जिन्होंने नहीं देखा है, जो अध्ययन नहीं कर पाए हैं, वह मेरे पिछले वीडियो में जाकर अध्ययन कर सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं चतुर्थः पाठः सुभाषितानि का द्वितीय भाग। वाग्भूषणम अर्थात वाणी रूपी आभूषण। इस श्लोक में वाणी के महत्व को बतलाया गया है। तो आइए पढ़ते हैं श्लोक। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्ध्वजा वाण्येकाशमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। आइए पुनः हम एक बार श्लोक को देखते हैं। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्ध्वजा वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। अब हम इस श्लोक का अन्वय देखेंगे। पुरुषं केयूराः न चन्द्रोज्ज्वलाः हाराः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलङ्कृताः मूर्ध्वजाः न विभूषयन्ति एका वाणी पुरुषं समलङ्करोति या संस्कृता धार्यते भूषणानि खलु सततं क्षीयन्ते वाग्भूषणं भूषणम्। आइए अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं एक बार। हिंदी अर्थ। पुरुषम अर्थात मनुष्य को, केयूराह अर्थात बाजूबंद। मनुष्य को ना तो बाजूबंद अलंकृत करते हैं और ना चंद्रमा की तरह चमकने वाले हार, ना स्नान, ना चंदनादि सुगंधित पदार्थों का लेप, ना फूल। अलंकृता मूर्ध्वजा, अलंकृतः अर्थात संहारे हुए, मूर्ध्वजा अर्थात केश बाल, ना विभूषयन्ति विभूषित नहीं करते हैं। एका वाणी, एक वाणी, एक संस्कारमय वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है, क्योंकि आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं किंतु वाणी रूपी आभूषण नित्य रहने वाला है। अब हम देखेंगे श्लोक में अव्यय और संधियाँ। अव्यय है श्लोक में ना, खलु। आइए अब हम देखते हैं संधियाँ। प्रथम पद है चंद्रोज्ज्वलाः। इस पद का संधि विच्छेद होगा चंद्र उज्ज्वलाः। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तब बनेगा चंद्रोज्ज्वलाः। यहाँ पर संधि होगी गुण संधि। द्वितीय पद है नालंकृताः। इसका संधि विच्छेद होगा ना अलंकृता। दोनों पदों को जोड़ने पर नालंकृता। यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। तृतीय पद है वाण्येका। इसका संधि विच्छेद होगा वाणी एका। दोनों पदों को जोड़ने पर बनेगा वाण्येका। यहाँ पर यण संधि हुई है। चतुर्थ पद है वाग्भूषणम। इसका संधि विच्छेद होगा वाक्भूषणम। दोनों को जोड़ने पर बनेगा वाग्भूषणम।
यहाँ पर व्यंजन संधि हुई है। इस तरह आपका यह श्लोक भी पूर्ण हुआ। अग्रिम श्लोक है क्षमा। यहाँ पर क्षमा के विषय में बतलाया गया है, क्षमा की प्रशंसा की गई है, क्षमा के गुणों के विषय में बतलाया गया है। तो आइए पढ़ते हैं श्लोक। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति अत्रणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति। पुनः एक बार श्लोक को पढ़ेंगे। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति अत्रणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति। अब हम इस श्लोक का अन्वय देखेंगे। यस्य करे क्षमा शस्त्रम विद्यते तस्य दुर्जनः किं करिष्यति यथा अत्रणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति। हम इस श्लोक का अब हिंदी में अर्थ देखते हैं। जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है उसका दुर्जन क्या कर सकता है? जैसे घास से रहित स्थान में गिरी हुई अग्नि अपने आप ही शांत हो जाती है। श्लोक का अर्थ पूर्ण हुआ। अब हम इस श्लोक में देखेंगे संधि। यहाँ पर संधि पद है स्वयमेवोपशाम्यति। इसका संधि विच्छेद होगा स्वयमेव उपशाम्यति। यहाँ पर गुण संधि हुई है। संपूर्ण पद बनेगा स्वयमेवोपशाम्यति। इस प्रकार आपका यह श्लोक भी पूर्ण हुआ। अब आइए चलते हैं अग्रिम श्लोक की ओर। अग्रिम श्लोक है मित्र स्वरूपम। इस श्लोक में मित्र के स्वरूप के विषय में बतलाया गया है, अर्थात मित्र कैसा हो यह बतलाया गया है। तो आइए पढ़ते हैं श्लोक। मित्रं प्रीतिरसायनं नयनयो रानन्दनं चेतसः पात्रं यत् सुखदुःखयो सह भवेन् मित्रेण तद्दुर्लभम् ये चान्ये सुहृदः समृद्धिसमये द्रव्याभिलाषाकुला स्ते सर्वत्र मिलन्ति तत्त्वनिकष ग्रावातु तेषां विपत्। श्लोक को पुनः पढ़ेंगे एक बार। मित्रं प्रीतिरसायनं नयनयोरानन्दनं चेतसः पात्रं यत् सुखदुःखयो सह भवेत् मित्रेण तद्दुर्लभम् ये चान्ये सुहृदः समृद्धिसमये द्रव्याभिलाषाकुला स्ते सर्वत्र मिलन्ति तत्त्वनिकष ग्रावातु तेषां विपत्। अब हम श्लोक का अन्वय देखेंगे। यहाँ पर है मित्रम प्रीति रसायनम, अर्थात मित्र प्रेम रूपी रस का आश्रय होता है। नयनयोः चेतसः आनंदनम, और आँखों और चित्त को आनंदित करने वाला होता है। यत् मित्रेण सह सुख दुःखयोः पात्रं भवति तद्दुर्लभम, अर्थात जो मित्र के साथ सुख दुख का पात्र साथी होता है वैसे मित्र दुर्लभ होते हैं। ये चा अन्ये सुहृदः समृद्धि समये द्रव्याभिलाषी कुला भवन्ति, अर्थात और जो दूसरे मित्र होते हैं वह संपन्नता के समय, खुशहाली के समय, धन की प्राप्ति के लिए आपसे मित्रता करते हैं। ते सर्वत्र मिलन्ति, अर्थात ऐसे मित्र हर जगह मिल जाते हैं। तेषाम, उनके लिए ही विपत्तु तत्त्वनिक्षग्रावा भवति, उनके लिए ही विपत्ति का समय कसौटी का पत्थर साबित होता है, जिससे हम यह जान सकते हैं कि कौन सा मित्र सही है और कौन सा मित्र नहीं। आइए इसका हम फिर से एक बार पूरा अर्थ देख लेते हैं। मित्र प्रेम रूपी रस का आश्रय होता है, आँखों और चित्त को आनंदित करने वाला होता है। जो मित्र के साथ सुख दुख का साथी होता है
वह मित्र दुर्लभ होता है, और जो दूसरे मित्र की संपन्नता के समय धन की कामना वाले होते हैं, वे सब जगह मिल जाते हैं। उनके लिए संकट तो तत्वरूपी कसौटी के पत्थर के समान होता है। श्लोक में अब हम अव्यय और संधि का अन्वेषण करेंगे। आइए तो पहले हम करते हैं अन्वेषण अव्यय का। अव्यय हैं सह, च, सर्वत्र, तु। यह श्लोक में हमारे अव्यय हैं। अब हम यहाँ पर संधि का अन्वेषण करेंगे। तो प्रथम संधि पद है नयनयोरानंदनम। इसका संधि विच्छेद होगा नयनयोः आनंदनम। यहाँ पर विसर्ग संधि हुई है। द्वितीय पद है भवेन मित्रम। यहाँ पर संधि विच्छेद होगा भवेत मित्रम। यहाँ पर व्यंजन संधि है। अग्रिम पद है चान्ये। इसका संधि विच्छेद होगा चा अन्ये। यहाँ पर दीर्घ संधि है। इसके बाद पद है द्रव्याभिलाषाकुलास्ते। यहाँ पर संधि विच्छेद होगा द्रव्य अभिलाषाकुलाः ते। प्रथम में दीर्घ संधि हुई है, द्वितीय में विसर्ग संधि हुई है, अर्थात द्रव्य अभिलाषाकुला। यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है, तो पद बनेगा द्रव्याभिलाषाकुला। द्वितीय पद है द्रव्याभिलाषाकुलास्ते। द्रव्याभिलाषाकुलाः ते। यहाँ पर संधि हुई है विसर्ग संधि। यहाँ पर आपका यह श्लोक पूर्ण हुआ। अब आइए चलते हैं अग्रिम श्लोक की ओर। इस श्लोक में स्वभाव महिमा अर्थात व्यक्ति के स्वभाव के विषय में बतलाया गया है। स्वभाव की महिमा प्रशंसा की गई है। आइए पढ़ते हैं हम श्लोक। सर्वस्य हि परीक्ष्यन्ते स्वभावानेतरे गुणाः अतीत्य हि गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्धनि वर्तते। एक बार पुनः श्लोक को पढ़ते हैं। सर्वस्य हि परीक्ष्यन्ते स्वभावानेतरे गुणाः अतीत्य हि गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्धनि वर्तते। आइए अब हम श्लोक का अन्वय देखेंगे। सर्वस्य स्वभावा हि परीक्ष्यन्ते अर्थात सभी के स्वभाव की ही परीक्षा की जाती है। इतरे गुणाः न, दूसरे गुणों की नहीं। ही सर्वान् गुणान् अतीत्य, क्योंकि सभी गुणों को छोड़कर स्वभावः मूर्धनि वर्तते, स्वभाव ही मस्तक अर्थात सर्वोच्च स्थान पर रहता है। श्लोक का संपूर्ण अर्थ इस प्रकार है। सभी के स्वभाव की परीक्षा की जाती है, दूसरे गुणों की नहीं, क्योंकि सभी गुणों को छोड़कर स्वभाव ही सर्वोच्च स्थान पर विराजता है। श्लोक में अब हम संधि और अव्यय का अन्वेषण करेंगे। तो यहाँ पर अव्यय हैं ही, न। इसके उपरांत हम संधि को देखते हैं। तो यहाँ संधि पद है नेतरे। इसका संधि विच्छेद होगा न इतरे। इसको मिलाने पर बनेगा नेतरे। यहाँ पर गुण संधि हुई है। इस प्रकार आपका यह श्लोक पूर्ण हुआ। आइए अब चलते हैं अग्रिम श्लोक की ओर। इस श्लोक में अल्पज्ञ स्वभावः अर्थात जो अल्पज्ञ होते हैं, कम जानने वाले होते हैं, उनके स्वभाव के विषय में बतलाया गया है। तो आइए इस श्लोक को हम पढ़ते हैं। यदा किंचितज्ञोऽहं गज इव मदान्धः संभवं तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्य भवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित किंचित बुधजनसकाशादवगतं
तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। श्लोक को पुनः एक बार पढ़ेंगे। यदा किंचितज्ञोऽहं गज इव मदान्धः संभवं तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्य भवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित किंचित बुद्धजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। आइए अब हम इसका अन्वय देखते हैं। यदा अहम किंचितज्ञः, जब मैं थोड़ा जानने वाला था, तदा गज एव मदान्धः संभवम, तो उस समय में हाथी के समान घमंड में चूर हो गया था। सर्वज्ञः अस्मि, मैं सब कुछ जानने वाला हूँ। इति मम मनः अवलिप्तम अभवत्, ऐसा सोचकर मेरा मन अभिमानी हो गया। यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशात् अवगतम, जब मैंने विद्वानों के साथ संगति में कुछ कुछ जाना। तदा मूर्खोऽस्मि, तब मैं यह समझा कि मैं मूर्ख हूँ। इति मे मदः ज्वर इव व्यपगतः, तब मेरा अभिमान ज्वर अर्थात बुखार के समान दूर हो गया। अब हम श्लोक में अव्ययों का अन्वेषण करेंगे। अव्यय पद हैं यदा, इव, तदा, सर्वज्ञ, यदा, तदा, इव। अब हम यहाँ पर संधि का अन्वेषण करेंगे। तो प्रथम पद है किंचितज्ञोऽहम्, इसका संधि विच्छेद होगा किंचित ज्ञो अहम। किंचित ज्ञो, यहाँ पर व्यंजन संधि हुई है। ज्ञो अहम, यहाँ पर पूर्व रूप संधि हुई है। द्वितीय पद है मदान्धः, मद अंधः, मदान्धः, यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। तृतीय पद है सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तम्, यहाँ पर संधि विच्छेद होगा सर्वज्ञो अस्मि इति अभवत् अवलिप्तम्। सर्वज्ञो अस्मि, यहाँ पर पूर्व संधि हुई है। अस्मि इति, यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। इति अभवत्, यहाँ पर यण संधि हुई है। अभवत् अवलिप्तम, यहाँ पर व्यंजन संधि हुई है। अब आइए अग्रिम पद देखते हैं। बुद्ध जन सकाशादवगतम, इसका संधि विच्छेद होगा बुद्ध जन सकाशात् अवगतम, यहाँ पर व्यंजन संधि हुई है। अग्रिम पद है मूर्खोऽस्मीति, इसका संधि विच्छेद होगा मूर्खो अस्मि इति। मूर्खो अस्मि, यहाँ पर पूर्व रूप संधि है। अस्मि इति, यहाँ पर दीर्घ संधि है। इस प्रकार आपका यहाँ पर यह संधि अन्वेषण और अव्यय अन्वेषण पूर्ण हुआ। साथ ही आपका यह श्लोक भी पूर्ण हुआ। चतुर्थः पाठः सुभाषितानि का यह द्वितीय भाग यहीं पर पूर्ण हुआ। आशा करता हूँ कि आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि किसी को पाठ में कोई समस्या आ रही है, समझने में कोई समस्या है, तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक छात्रों को मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। इस पाठ का तृतीय भाग अर्थात अभ्यास भाग मैं शीघ्र ही लेकर आऊंगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।